अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच ईमान, आपने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरा नाम ज़ैनब शमीम है, जैसे कि ईमान ने आपको बताया, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन आईएलएम प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह आईएलएम बहुत अच्छे से चीज़ें लेके चल रहा है, और बहुत क्रिएटिविटी से और इनोवेशन के साथ। अच्छा जी, आज जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बस उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है और एडवांस में अपॉलॉजी भी है कि मेरी गोद में बेटा है मेरी, तो माइट भी उसकी आवाज़ें भी आपको साथ हैं, तो थोड़ा सा उसकी तबीयत डिस्टर्ब है, तो उस डिस्टर्बेंस के लिए मैं पहले से आपसे अपॉलॉजी करती हूँ। बाकी आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है, थैंक यू सो मच। एक और रिक्वेस्ट ये है कि कोई नोट्स लेने के लिए कोई पेज पेंसिल जरूर हाथ में रखें, ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी एक एक्टिविटी साथ साथ चलेगी जो क्वेश्चंस की फॉर्म में होगी। ऑब्वियसली ये इस तरह का सेशन है जिसमें मैं सबको सुन तो नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ। मे बी आपके ये जो साथ साथ रिस्पॉन्सेज हैं ये अच्छे लगते हैं और ये मोटिवेट भी करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह लास्ट 10 to 15 मिनट्स है ना, वो क्वेश्चन में करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग कंटेंट भी, और जो आपको लगता है कि इमोशनल मैच्योरिटी के रेलेवेंट आपके जहन में है, ऑब्वियसली सेशन में आने से पहले आपके जहन में तो होगा कि हम क्यों जा रहे हैं इस सेशन में या इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, मे बी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जिसमें आपका ये माइंड हो कि शायद इस सेशन में कोई ऐसी चीज मिले जिससे हम थोड़ा ग्रूम कर सकें। तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें आप लिखेंगे, तो अपने कुछ नोट्स जरूर लेने हैं साथ में, ताकि आप जब सेशन से ऑफ लें तो आपके पास कुछ टेक अवेज हों कि मैं ये लेके जा रही हूँ या लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इमोशनल मेच्योरिटी पे, मतलब ओवरऑल इसी के पार्ट्स पे बात करेंगे। पूरे सेगमेंट को मैंने 3 पार्ट्स में किया है कि पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन और एक तो क्वेश्चन को लेंगे, ताकि उस पर आप लम्हों के लिए जरूर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। सोचें और उसको डिफाइन करने, उसके बाद हम इस टर्म को जो है ना डिफाइन करेंगे, और फिर थोड़ी सी टिप्स दूंगी मैं कि हम किन टिप्स को, इसमें बहुत सारा कंटेंट है कि आपके पास यूट्यूब है, एक सेकंड। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी। आपकी आवाज क्लियर आ रही है? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारा कंटेंट आपके पास इंटरनेट की फॉर्म में अवेलेबल है, इंटरनेट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमें उन सारी चीजों को एज इट इज नहीं लेना होता, क्योंकि दो चीजें जहन में रखिएगा हमेशा कि एक तो ये कि इंसान को इस दुनिया में भेजा क्यों गया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो इस पे सोचें, इस पे पढ़ने की कोशिश करें, उसको देखें कि क्या है वो जरूरत जिसकी वजह से इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है। उसका एक ऑब्जेक्टिव जो है, जो मुझे महसूस होता है, वो ये है लर्निंग, कि इंसान को ना एक आजमाइश के लिए भी भेजा गया है और लर्निंग करने के लिए भेजा गया है। हमारे अंदर जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी लर्निंग ओरिएंटेड है कि हम लर्न कैसे करेंगे। बिल्कुल इबादत के लिए भी भेजा, और इबादत भी, लर्निंग इटसेल्फ एक इबादत है। इबादत इटसेल्फ जो है ना बहुत ब्रॉड टर्म है, तो एक लर्निंग है। ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप सबके भी ओपिनियंस होंगे, और माशाल्लाह आप सब लोगों ने रीडिंग भी की होगी और ऑब्जर्वेशंस भी होंगी आपकी इसके ऊपर। और दूसरा पॉइंट जो मैं कह रही थी आपने जहन में रखना, वो ये है कि हर इंसान मुख्तलिफ है। ऑल्दो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी पढ़ाते भी हैं और समझते भी हैं कि हम इंसान की नफ्सियात को पढ़ने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इसका कंटेंट देखते हैं, लेकिन विद इन दैट साइकोलॉजी भी हम ब्रॉडर टर्म्स में कुछ देख रहे होते हैं चीजें, जैसे इमोशंस का भी आज का टॉपिक भी है हमारा इमोशनल मेच्योरिटी का, तो इमोशंस भी है, लेकिन कुछ जनरल चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें 99% चीजें हर इंसान की मुख्तलिफ होती हैं।
और वो जो मुख्तलिफ होना है ना, वो इसलिए भी मुख्तलिफ होना है कि हर इंसान ने एक डिफरेंट सिनेरियो से गुजरना है। जैसे हम एक एक्सपीरियंस से एक इंसान गुजरता है, दूसरा बेशक उससे मिलते जुलते एक्सपीरियंस से गुजर सकता है, लेकिन सेम वैसा नहीं हो सकता। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिटी, और वो जो अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट केमिस्ट्री के साथ और डिफरेंट कंपोजिशन के साथ बनाया है, उसकी वजह से हम डिफरेंट हिकमत भी सीखते हैं। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी जरूरी नहीं सब के सब ऐसे ही हो, लेकिन हाँ इसमें से कुछ जनरल चीजें हैं जिसको आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सेशन से मैं ये चाहूंगी कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये टेक अवे जरूर लेके जाएं कि जो चीज हम सुन रहे हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करें और हम इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ स्टेप अप होने की कोशिश करें। मेरा भी लाइफ में एक फेज था जिसमें मैं ये वर्ड सुनती थी कि जी इमोशनल मेच्योरिटी है। बच्चे अपने टीन एज में बहुत सारा ये वर्ड सुनते हैं, टीन एज से जब 20s में जाते हैं तब भी सुनते हैं, जब हमें इस तरह से लेबल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम myths एंड सम सोशल स्कीमास कि हम एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं कि ये सोशल इमेच्योर है। ठीक है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बुलिंग में आ जाता है। लेकिन व्हाट इज एक्चुअली सोशल इमोशनल मेच्योरिटी? आप में से कोई बताएगा जो लोग सुन रहे हैं कि आपके ख्याल से इमोशनल मेच्योरिटी होती क्या है? ईमान ने कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया हमें कि ये हमें हेल्प करता है कि हाउ वी कैन डील विद नेगेटिविटी, राइट? सो आपके और कुछ अगर एक दो रिस्पॉन्स आए मैसेजेस में कि आप क्या समझते हैं व्हाट इज इमोशनल मेच्योरिटी? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ईमान आप ही टाइप कर दें, व्हाट इज इमोशनल मेच्योरिटी? दो डिफरेंट वर्ड्स है ना जी। हाउ टू कंट्रोल, ठीक हो गया। सवाल दिमाग पे सवार ना करना, सही। ये डिफरेंट, बिल्कुल, कैन मैनेज देयर इमोशंस नो मैटर देयर सर्कमस्टांसेस, सही। पॉजिटिविटी, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आपके माइंड में है। तो एक और चीज, जैसे एक अभी आप में से एक पार्टिसिपेंट ने जो है जज़ाकिल्ला एंड जज़ाकिल्ला है रन कसीरा कि आप लोगों ने अपने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं कि हम एक कंट्रोल का वर्ड यूज करते हैं। तो इसकी जगह एक और वर्ड आता है, इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेज करना। तो कंट्रोल मीन्स कि आप सिर्फ खुद का कंट्रोल, मतलब एक चीज को बिल्कुल लॉजिकली या जैसे डिजिटली कहते हैं कि हम अप्लाई कर दें। इमोशंस जो है वो समहाउ मैनेज की जा सकती हैं, कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब शुरू करती हूँ अपने पॉइंट्स कि इंसान की, हम सब जानते होंगे ये सारे पॉइंट्स आपके ज़हन में ऑलरेडी होंगे, ये रिव्यू होंगे, रिपीट होंगे सम पॉइंट्स ना, कि जैसे इंसान की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके बेसिकली 4 सेगमेंट्स जो है होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल होता है, दूसरा इमोशनल होता है, तीसरा फिजिकल होता है और चौथा सोशल होता है। इसका सीक्वेंस चेंज भी डिफरेंट जगह पे आपको मिलेगा। तो जो इमोशनल नीड्स हैं, ये ऐसी नीड्स हैं जिसका हमारे जिस्म के साथ साथ इसकी ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो इसके अंदर जख्म आते हैं, जो इसके अंदर चोटें लगती हैं, उसकी रिकवरी भी साथ साथ जरूरी होती है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं ना कि हमारे चाइल्डहुड में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम थ्रू आउट लाइफ रिपीट कर रहे होते हैं। हमारी टीनेज में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या हमारे नेबर्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम थ्रू आउट लाइफ लेके चलते हैं और याद रखते हैं और बाद में रिपीट करते रहते हैं। कभी आपने सोचा है, ये क्वेश्चन लिखिएगा भी, कभी आपने सोचा है कि हम उसको क्यों रिपीट करते हैं? मुझे टेक्स्ट में बताइएगा भी हम उसको क्यों रिपीट करते हैं। एक तो ये कि हमें मेमोराइज रहता है, बहुत सारी चीजें हमें मेमोराइज इसलिए भी रहती हैं क्योंकि वो हमें हमें कहीं ना कहीं इमोशनली टैप की होती हैं, किसी भी इमोशंस में। ये मेजर इमोशंस समझते हैं आप लोग कि मेजर इमोशंस में हम लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, होप, फियर और एंगर के इमोशंस रखते हैं, और ज्यादातर इमोशंस हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिव रखी गई हैं। बाकी जो इमोशंस हैं वो सब इन इमोशंस के मिक्सचर्स होते हैं जी। तो बहुत सारी चीजें हमें याद ही इसलिए रहती हैं क्योंकि वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड होती हैं और उसने हमें इमोशनली इन्फ्लुएंस किया होता है। तो इमोशनल मेच्योरिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
इन वेरी लेमैन लैंग्वेज कि when we are facing some emotions जो कि हमसे बैलेंस फॉर्म में नहीं चल रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अपने बारे में खुद अगर एनालिसिस करें तो हम कोई कहेगा कि मुझे एग्रेशन मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई कहेगा मेरे अंदर एंगर मैनेजमेंट का मसला है, यानी मैं एंगर को मैनेज नहीं कर पाती हूँ. कोई कहेगा कि शायद मेरे अंदर फियर बहुत ज्यादा हद तक जो है वो बढ़ जाता है, फिर जो है बहुत हद तक बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो है मैं अपने टास्क नहीं पूरे कर पाती हूँ और मैं उसके अंदर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ. फिर इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस होंगे. हमें ये देखना है कि इन इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, मैनेज कैसे किया जा सकता है. जी बेटा मैं आपके साथ हूँ. इनको किस तरह से मैनेज बेटर कैसे किया जा सकता है. तो और इन सारे इमोशंस का जिस चीज पे मेजर इफेक्ट आता है वो होता है डिसीजन. ये हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. छोटे छोटे सिनेरियोज में बेशक हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और उसमें हमारा एक इमोशन अगर हाईलाइट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम रोना शुरू कर देते हैं, तो जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं वो कहीं पीछे रह जाता है या उस तरह से पावरफुल नहीं होता या उस तरह से वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता. उसी तरह से जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए अगर हमारे माइंड में फियर ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है तो फिर भी हम अपनी जो इवन आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे रिस्पॉन्सेज देते हैं. अब ये एग्जाम्पल्स मेरी जो है वो हर एज ग्रुप की होंगी कि बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो ये रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई. तो उसके अंदर एक फैक्टर फियर भी होता है. फिर एक जगह पे ये रिस्पॉन्स आता है जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम काउंसलिंग में डील करते हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारा इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, और दूसरी तरफ से भी ये रिस्पॉन्स होता है मुझे तुम्हारी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. तो इट मीन्स की रिलेशनशिप्स में जो है वो गुस्सा आना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो ये एक ऐसा इमोशन है जिसको हम मैनेज नहीं करते हैं, हम देखते नहीं है कि एक्चुअली रीजन क्या है गुस्सा आने की. अच्छा मैं आती हूँ टिप्स की तरफ कि क्या टिप्स हैं जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं. तो आप टिप्स लिखते जाइएगा और साथ साथ सोचिएगा भी, खुद भी देखिएगा. पहला टिप जो है ये अगेन ये टिप मैं अपनी जो मैंने सीखी हैं चीजें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई है, किसी से डायरेक्टली नहीं ली है. यानी इसमें बहुत सारी थेरीज है और बहुत सारे कॉन्टेंट्स है और बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस हैं इन सब चीजों के पीछे. लेकिन कुछ पॉइंट्स ऑल्दो इट्स मतलब एक घंटे के अंदर भी या सारे दिन के अंदर भी मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकती हूँ और ना ही बताई जा सकती हैं, लेकिन मैंने इनको समराइज किया है 12 पॉइंट्स के अंदर कि वो 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे हम इमोशनली मेच्योर हो सकते हैं. इमोशनल मेच्योरिटी मीन्स कि वी कैन मैनेज आवर इमोशंस, वी कैन एड्रेस आवर इमोशंस. और उसमें भी 3 स्टेप्स ये होते हैं कि वी मस्ट नो कि ये प्रॉब्लम कर रही है, ये इमोशन प्रॉब्लम कर रही है, बेशक वो अपनी है बेशक वो दूसरों की, ये दोनों पैरेलल चलेंगी, अपनी भी और दूसरों की भी. हाँ, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग से पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है. अगर आप खुद को नहीं समझते हैं तो आप दूसरों को लेबल ब्लेम जितना मर्जी करते रहें वो वहीं पे रहेगा और इमोशनल प्रॉब्लम्स वहीं पे एग्जिस्ट करते रहेंगे. सो पहले अपनी तरफ फिर दूसरों की तरफ. तो उसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, देन उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. मैनेज करने में भी फिर 2 स्टेप्स आ जाते हैं कि एक तो ये उसके बारे में कम्युनिकेट करें, पहले खुद से कम्युनिकेट करें, फिर दूसरा जिस पर्सन के साथ या जिस ग्रुप के साथ या जिसके साथ भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या किसी सिनेरियो में आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो उनको कम्युनिकेट किया जा सके. और फिर तीसरा पॉइंट ये होगा कि उसको ट्रीट कैसे किया जा सके. तो ट्रीट इस तरह से नहीं होता कि हम इसके लिए कोई मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर दें. ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि प्लान बनाते हैं हम एक रैंडम सा कि हम इस तरह से लेके चलेंगे, जब मुझे गुस्सा आएगा तो यू हैव टू डू दिस थिंग, एंड अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो आई हैव टू डू दिस थिंग्स. वो बेशक किसी तरह से भी लेके चल सकते हैं, वो किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से भी लेके चल सकते हैं, वो पेरेंट्स की हेल्प से भी लेके चल सकते हैं, वो स्पाउस एक दूसरे की हेल्प से भी लेके चल सकते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प से लेके चल सकते हैं. सो ये डिफरेंट स्टेप्स में हमें इमोशनल मेच्योरिटी के स्टेप्स को जो है वो अवेल करना होता है. तो फर्स्ट टिप ये है कि जहां हमें ये महसूस हो कि ये इमोशन हमें प्रॉब्लम कर रही है तो वहां पे हमने ये देखना है कि क्या हम सेल्फ राइटियसनेस पे हैं. इस लफ्ज का मतलब ये है सेल्फ राइटियसनेस कि क्या हम इस चीज में मुखलिस हैं इस इमोशन को एड्रेस करने में. एक्चुअली व्हाट आई वांट, मैं चाह क्या रही हूँ कि ये क्या चीज जो है वो ठीक हो सके.
तो समटाइम क्योस की सिचुएशन होती है ना, तो क्योस की सिचुएशन में अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, या मैं एटलीस्ट किस नियत से जो है वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सेल्फ राइटियसनेस। दूसरा पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन। दूसरी टिप है कम्युनिकेशन, कि अगर हम कम्युनिकेशन को बेहतर कर लें तो हम सेल्फ इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जी, सेल्फ राइटियसनेस के बाद दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर बहुत सारा आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगला इंसान आपके बेशक बॉडी लैंग्वेज को जानता है, बेशक वो आपके इमोशनल पैटर्न्स को जानता है, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, वो आपके अंदर की सारी चीजों को उस तरह से समझ नहीं सकता है। आप सोचें और वो समझ जाए, या आप खुद सोचें और कहें कि ये सोच खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को भी रिजॉल्व करने के लिए, खुद को भी समझने के लिए खुद से भी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। बेशक वो लिख के करें, बेशक वो आप किसी शीशे के आगे खड़े होके करें, बेशक वो अपनी डायरी को मेंटेन करें, जर्नल मेंटेन करें, या किसी ऐसे दोस्त के साथ बात करके मेंटेन करें कि ये आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ लाइक दिस, मैं कल ये सोच रही थी, अभी मुझे इन इमोशंस में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या मुझे लाइफ में इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अब जब अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ, किसी मुखलिस दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं, तो वो भी एक्चुअली अपने साथ कम्युनिकेट करना होता है, बिकॉज आप जो बातें अपनी जबान से बोल रहे होते हैं वो आप उसको नरेट कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको कह नहीं देते हैं, आप उसको बोल नहीं देते हैं। हाँ, बोलने के अंदाज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उस चीज की, कि आपकी टोन, आपका जो एक्सेंट है, दैट मस्ट बी दैट मस्ट हैव टू क्वालिटीज। एक वो बहुत काम हो, और दूसरा वो बहुत क्लियर हो। यानी आपकी बात करने का अंदाज बेशक खुद से है, खुद को भी बात करते हुए समटाइम हम वो ब्लेम करना शुरू कर देता है, मैं हूं ही गंदी, मैं हूं ही गलत, मैं तो करती ही ऐसी हूँ। तो जब वो ब्लेमिंग से बात स्टार्ट हो जाती है तो उसमें कामनेस नहीं होती है, उसमें अग्रेशन होता है, शायद खुद के लिए होता है या शायद किसी और का होता है जो हम अपने पे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। देन अगेन मैं वापस आती हूँ इस पॉइंट पे, टिप पे, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इमोशनल मेच्योरिटी। And why? Because it is not understandable until and unless we say things for ourselves and for others. So उसके लिए हमें टोन चूज करते हुए काम और क्लियर होने की जरूरत है। थर्ड टिप है अपॉलॉजी। मिस्टेक के होने का अंदेशा है, जैसे अभी मैंने आपको सेशन के स्टार्ट पे कहा कि मे बी मेरे साथ साथ आपको एक बच्चे की आवाज भी आए, तो उसके लिए मैं पहले से अपोलोजाइज कर रही हूँ। तो अपॉलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। ठीक है, कि खुद से भी कहें कि मुझे ये चीज नहीं करनी थी, ये मेरे से हो गई है, मैं अपने आप से इस चीज के लिए अपॉलॉजी करती हूँ, और मैं प्लान करती हूँ नेक्स्ट टाइम कि इस चीज को मैंने नहीं करना। एक हदीस का मफहूम है कि मोमिन जो है वो एक ही जगह से दूसरी दफा ओके चलते हैं हम नीचे। एक हदीस का मफहूम है, एक सेकंड होल्ड करिए, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बात कर रही थी अपॉलॉजी का, कि खुद को भी अपोलोजाइज करें और दूसरों को भी अपोलोजाइज करें, और इसमें ये जो हम फील ये करते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल यही हदीस है कि हम ये फील करते हैं कि हमने किसी को अपोलोजाइज नहीं करना इस वजह से, क्योंकि हम ही क्यों हमेशा करें। तो उसको पिछले पॉइंट के साथ अगर रिलेट करूं, सेल्फ राइटियसनेस पे, तो बीइंग ह्यूमन, बीइंग गुड ह्यूमन, बीइंग गुड मुस्लिम एज वेल,
हम अपोलोजाइज कर लेते हैं तो हम अपने एंड पे खुद को साफ कर देते हैं, तो वो चीज हमें फिर उस तरह से बर्डनाइज नहीं करती है जो नेगेटिविटी आ रही होती है। अगेन उस हदीस को जहन में रखते हुए कि एक ही जगह से हम बार बार जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमें फिर ये चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, जिसको मैं आगे भी बात करूंगी जब हम प्लानिंग पे आते हैं, कि ये मेंटेन करनी होती है कि हमें इस चीज को लेके चलना कैसे है। हम हर दफा एक ही तरह की चोट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये सेंसेस दी हैं हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम थिंग्स, और उस पर हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी। उस स्ट्रेटेजी में धोखा नहीं शामिल होना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी में इंटेलेक्ट एंड इमोशंस का बैलेंस शामिल होना चाहिए। ठीक है जी, अगला पॉइंट करते हैं कॉन्फिडेंस। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो भी हम इमोशनली मेच्योर हो जाते हैं। इन सारी चीजों को इमोशनल मेच्योरिटी के साथ साथ लिंक करते जाएंगे। कैसे कॉन्फिडेंस से हम इमोशनल मेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये चीज होती है, इसको अगर डिफाइन करें हम सादा लफ्जों में, कि हम ये देख रहे होते हैं कि वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, मेरे अंदर ये चीजें मौजूद हैं। कौन सी? वो चीजें जो पॉजिटिव है, वो चीजें जो मेरे पोटेंशियल्स हैं, और वो चीजें जो मेरी स्किल्स है, और वो चीजें जो मैंने अच्छी किए हैं। देखिए कुरान पाक में आता है, उसको भी मैं मफहूमन बताऊंगी, कि इंसान उसी चीज का अजर लेता है जो जो उसके हाथों ने आगे भेजा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो अमल कर रहा होता है ना, उसका ही उसको अजर मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी और का अजर जो है वो आपको मिलेगा। तो वट एवर आई एम डूइंग, उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस शामिल है तो आई विल बी मोर स्ट्रोंगर। और कॉन्फिडेंस गेन कैसे किया जा सकता है, इसका 2 पॉइंट्स मैं बताऊंगी। 4th टिप दे रही हूँ कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर 2 पॉइंट्स बताने लगी हूँ। एक है कंपटीशन और दूसरा है कंपैरिजन। ये वो चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, कंपटीशन की बहुत सारी अब ना वो हो चुकी हुई है, वेरिएशन आ चुकी है और वेरियस फॉर्म्स में नजर आती हैं। बहुत नेगेटिव कंपटीशन की फॉर्म आती हैं जो फिर राइवलरी में चेंज हो जाती हैं या एनमिटी में चेंज हो जाती हैं। तो वो हमें स्कूलिंग में भी बहुत ज्यादा हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती है, और कॉलेज लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंजेक्ट की जाती है, और इवन हमारे घर में भी हमारे अंदर बहुत इंजेक्ट की जाती है। जब इस तरह कहा जाता है कि दोनों बहन भाई खाना खा रहे हैं और कहा जाता है कि देखते हैं कौन पहले खाना खाता है, तो खाना खाने का मकसद तो ये होगा कि हम एनर्जी गेन करें। अगर मकसद ये हो जाए कि मैं जीतूंगी और वो हारेगा या वो हारेगी, तो फिर खाना खाने का की इंटेंशन चेंज हो जाती है, तो फोकस चेंज हो जाता है, तो एनर्जी का भी फिर फोकस चेंज हो जाता है। ठीक है, अगेन इस पॉइंट को भी रिलेट करेंगे, जैसे मैं ये पहले कह रही थी कि वही हमारे आगे आता है जो हमने आगे भेजा होता है, लेकिन हमारे हाथों ने जो किया होता है वही हम उसी का मेजर मिलता है। तो जब इस इंटेंशन से खाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हम शुक्रगुजार हों और हम इंजॉय कर रहे हैं और उसके टेस्ट को इंजॉय कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि हम कितने वो हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, तो वो पीछे रह जाता है और ये होता है कि मैंने जीतना है। तो जीतने की जो चीज है, उससे वो बाकी चीजें जो है वो फिर नीचे रह जाती हैं। आई थिंक मैं इसको आई एम श्योर कि इससे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे ये कॉन्फिडेंस पे जो है इफेक्ट कर रहा होता है। फिर आते कंपैरिजन, कि हम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए अगेन 2 चीजें हैं, एक कंपैरिजन और एक एनालिसिस है, दोनों मुख्तलिफ है। एनालिसिस इसलिए किया जाता है सो दैट वी कैन डिड्यूस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या व्हाट इज मोर बेटर, लाइक व्हाट इज बेटर ऑप्शन। लेकिन कंपैरिजन जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है, जैसे आप अगर देखें हमारे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जी कंपेयर करें 2 चीजों को, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि दोनों के प्लस पॉइंट्स बताते हैं, दोनों के माइनस पॉइंट्स बताते हैं। इसी तरह जब हमारा कंपैरिजन किया जाता है या हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, तो हम अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं। और सिर्फ उसी सेंस में हम फिर अपने आप को देख रहे होते हैं और अपनी बहुत सारे पॉजिटिव स्किल्स और पॉजिटिव पोटेंशियल्स को पीछे छोड़ देते हैं। और एक चीज ये भी भूल जाते हैं जो मैं बिल्कुल स्टार्ट पे कह रही थी, कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने इतना मुख्तलिफ बनाया है कि आप सिमिलैरिटीज ढूंढने में बैठेंगे तो शायद वो 1% निकलेंगी, बाकी सारे डिफरेंसेस निकलेंगे। सो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ये हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। फिर 5th पॉइंट आएगा मूड। ठीक है, अब मूड का और इमोशंस का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा भी देखते हैं बहुत सारी जगह पे। तो जो मूड है, इस मूड में समटाइम्स बहुत सारी इमोशंस इकट्ठे होती हैं, एंड अगेन
ये जो मैं बात कर रही थी ना पहले भी कि डेवलपमेंटल नीड्स है, तो ये सारी नीड्स एक पैरेलल चल रही होती है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल। ऐसा नहीं एक साल में हम एक नीड पे काम करेंगे, दूसरे साल में दूसरे पे करेंगे। तो ये हम तो जैसे भी प्लान करके करेंगे, अल्लाह ताला ही बेहतरीन तरबियत करते हैं, वो रब्बुल इज्जत है, तो रब जो है वो बेहतरीन इंसान की तरबियत करता है, उस सारी नीड्स को इकट्ठे ही ग्रो अप करता है। हमने ये देखना होता है कि हम चीजों को खराब ना करें। तो उसमें एक मूड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस पैरेलल चल रहे होते हैं, उसके अंदर बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। समटाइम वी आर नॉट प्रोन टू डू समथिंग, लाइक एक टाइम है जिसपे हमें उठना है लेकिन हमारा मूड नहीं है, क्योंकि एट दैट टाइम लेजीनेस भी आ गई है, एट दैट टाइम ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ गई है, एट दैट टाइम ये भी आ गई है कि मैं इस तरह से कर लूंगा, मैं इस तरह से कर लूंगा, मैं इस तरह से कर लूंगा, लाइक इस तरह की प्लानिंग आ गई है जी, प्लान ए तो नहीं हो रहा, प्लान बी होगा। तो वो जब इस तरह का मूड आ जाता है, उसकी वजह से जो हमें करना होता है हम उसको नहीं कर पाते। बैलेंस बहुत रिक्वायर्ड है उस चीज में कि हम अगला पॉइंट जिसको साथ मैं इसको साथ रिलेट करूंगी, प्रायोरिटीज। हमें अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग जो है अपने मूड को बैलेंस करना होता है। अगर हमारी प्रायोरिटीज में उस टाइम में जो काम है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इमोशन, वो रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको एड्रेस करेंगे, तो ही हम अपने आप को बैलेंस में रख सकेंगे। 7th पॉइंट है ऑप्टिमिज्म। वेरी वेरी क्लियर है कि ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लेकिन मैं अब इस टाइम में, जिस टाइम में मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, अपनी सराउंडिंग में ये बात बहुत ज्यादा सुनती हूँ कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी जो है वो आपको नुकसान देता है। तो मे भी आप लोगों ने भी सुना हो। इसके साथ में एक और चीज जोड़ दूंगी अगर, तो आपको लगेगा कि ये क्वाइट बेटर है, वो है रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट होना और रियलिस्टिक होना, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे तो हम इमोशनली मेच्योर होंगे। हम सिर्फ पॉजिटिविटी देखते रहें और ये ना देखें कि रियलिटी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव हैं या मेरे इमोशंस को इफेक्ट कर रही है या किसी के इमोशंस को इफेक्ट कर रही है। मैं एग्जांपल रख लेती हूँ एक रिलेशनशिप की। एक रिलेशनशिप है, मेरा मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप है, मेरा ये मेरे सिबलिंग का रिलेशनशिप है, ये मेरा मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, और उसमें जो है बहुत सारे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, और उसमें मैं ऑप्टिमिज्म रखते हुए अगर हर चीज पॉजिटिवली करती जाऊं, तो अगेन वो हदीस का मफहूम भी जहन में रखें कि हमें एक ही जगह से 2 दफा नहीं डिस्टर्ब होना, और ये भी जहन में रखें कि रिलेशनशिप है बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, मैंने तो उनके लिए, मैं तो उनके आगे उफ भी नहीं कर सकती हूँ, और वो चीज तो उनकी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा, और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होगा कि यू हैव टू काम योर सेल्फ, और ये देखते हुए कि क्या नेक्स्ट पर्सन की इमोशनल पैटर्न इस तरह से है, क्या जो मेरी प्रायोरिटी है या जिस चीज के ऊपर हम दोनों को कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको किसी और तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो रियल एग्जिस्ट कर रहा है ना, मेरे पेरेंट्स की तरफ से एक चीज आ रही है और वो नेगेटिव है, तो मैं उसको ऑप्टिमिज्म की अम्ब्रेला में तो नहीं कवर अप कर सकती हूँ, ठीक है, तो उसको भी साथ देखना पड़ेगा। सो 7th स्टेप ये है कि आप रियलिस्टिक रहते हुए ऑप्टिमिज्म हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, और पॉजिटिवली चीजों को करो, अपने एंड पे सेल्फ राइटियसनेस को रखें और अपने एंड पे चीजों को साथ साथ क्लियर करें, लेकिन ये मत सोचें कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है हमेशा, लेकिन इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन पे आप कहें कि मैंने अभी अच्छा इनपुट दिया और मुझे आगे से फौरन अच्छा इनपुट आ जाए, तो वो क्वाइट लाइक वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। 8th पॉइंट है जिसको मैं अपॉलॉजी के साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगी। पीछे मैंने अपॉलोजाइज करने की बात की है कि खुद के साथ भी अपॉलोजाइज करें, दूसरों के साथ भी अपॉलोजाइज करें। ये वाला पॉइंट जो है वो है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस मीन्स कि आप चीजों को साथ साथ वॉश आउट कर रहे हैं। जैसे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर रही थी, हम थ्रू आउट लाइफ कुछ चीजों को रिपीट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं या तो हमें इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई किया होता है या कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई किया होता है। एट दैट टाइम हमारे जो बेसिक इमोशंस है ना, जैसे ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, लव है, तो इनमें से कोई ना कोई तीनों इमोशंस में से किसी एक इमोशन के ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया होता है और वो हमें भूलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग बैठे हुए थे, हम 4 बहनें बैठी हुई थी और एक बहन के बारे में ऐसे कोई रिमार्क्स दे दिए जो कि उसकी कम्प्लेक्शन के बारे में थे, सॉरी,
कंप्लेक्शन के बारे में थे, तो उसमें उसकी रिस्पेक्ट डैमेज होगी और उसने महसूस किया कि मुझे कंपेयर किया गया है, और ये चीज उसके लिए थ्रू आउट लाइफ जो है वो प्रॉब्लम का बायस बन जाती है। तो हमें एट दैट टाइम अगर हम समझेंगे ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है या इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है, जी सॉरी, एट दैट टाइम ये देखना है कि कहने वाला कौन था, हो उसने अगर बात अगर किसी ऐसे सेंस में की है जिससे मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी किसी के कहने से दूसरों की बातों से मैंने खुद को आजाद करता है, तो इसलिए मैंने उसको भी माफ किया, खुद को भी माफ किया, बिकॉज दिस कम्प्लेक्शन इज नॉट चूजन बाय मी। हाँ, अगर कोई मैस क्रिएट किया हुआ है आपने और उस पर आपको कैसे दिमाग में होता है, तो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ कि ये चीज मुझे नीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ कि जैसे एक सिनेरियो में अगर हमने एक मैस क्रिएट किया हुआ है और आगे कोई हमें कोई ऐसे रिमार्क्स देता है तो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि हमें अल्लाह की तरफ से मिली है, हाइट है, कलर है, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। खुद को इस चीज पे लेके आना कि इट इज गिवन बाय अल्लाह, तो हाउ कैन समवन एल्स कैन टीज मी। तो वो जो उसने किया है वो उसका अमल है, तो वो उसके साथ जाएगा। मेरा अमल ये है कि आई हैव फॉरगिवन हर एंड आई हैव फॉरगिवन माई सेल्फ फॉर दिस, और मैं इसको प्लान करके चलूंगी कि इस चीज के ऊपर आइंदा को मुझसे बात करेगा, तो यहाँ मुझे इसे बहुत पॉजिटिव और ह्यूमरस सा रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ इस चीज को इग्नोर करना है। आगे 9th पॉइंट ये है कि फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, अपने और दूसरों के स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। देखिए आप किसी रिलेशनशिप में उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से आप बहुत एग्रेशन में जा रहे हैं, बहुत नेगेटिव जा रहे हैं, सुसाइडल आइडिएशन में जा रहे हैं। अगर आप उस रिलेशनशिप में अगर आपके अंदर ये स्किल एग्जिस्ट करती है कि स्ट्रेंथ्स दे सकें आप अपने भी और अपने पार्टनर के भी, या जो भी आपके जिस भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप स्ट्रेंथ दे सकें तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज को रिजॉल्व कर सकेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके अंदर भी वीकनेसेस हैं और उनके अंदर भी वीकनेसेस हैं, उनको हमें बस पुश डालना है और अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर लेके चलना है। यू कैन कम्युनिकेट ऑन दैट, आप एक दूसरे से उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे से उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाउस की बात करें, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, और हम अगर इस बात पे किसी वीकनेस के ऊपर जो है डेली बेसिस पे या सम वे कभी कभार बेशक उस पर कोई फाइट हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि my husband, see, I have these characteristics which are my strengths। तो वो एक चीज जो मैंने नहीं की है, ऑल्दो मैं उस पर अपॉलॉजी करती हूँ, लेकिन मे बी मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये चीजें तो मैं मैनेज कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या है कि आप दूसरों को भी अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स भी दे सकते हैं। अगेन माय पॉइंट इज कि यू नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स इंस्टेड ऑफ वीकनेसेस। वीकनेसेस को इम्प्रूव हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इतना प्रायोरिटाइज कर लें कि सिर्फ उसको ही टारगेट रखें, तो वो हमें इमोशनली इमेच्योर कर देता है, इमोशनली अनस्टेबल कर देता है। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप है, जिसको आप जितना बिगिन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है इन्फ्लुएंस होना। हम बहुत जल्दी दूसरों से मुतासिर हो जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी के कपड़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी की बोलचाल से इम्प्रेस हो जाते हैं, और किसी के आवाज से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, कभी किसी की गाड़ी से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, मोबाइल फोन से इम्प्रेस हो जाते हैं। लाइक हम किन चीजों से इम्प्रेस हो रहे हैं, किन चीजों से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
उसको हमें देखने की जरूरत है। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लिखें अपने लिए कि मैं किन किन चीजों से इम्प्रेस होती हूँ या किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। तो वो क्या चीजें मटेरियलिस्टिक है और क्या वो चीजें इस तरह की हैं जिनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत टेम्परेरी है। तो हमें उस चीज को थोड़ा सा कोशिश करनी होगी कि हम उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें या एटलीस्ट उनको सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे लेके जाएं। और अगर वो चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी लर्निंग ओरिएंटेड है या हमारी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर डिपेंड कर रही है या हमारे ईमान की हालत पे कर रही है, तो हमें उस पर प्रायोरिटाइज करना है। इसमें बहुत सारे जो हमारे असातिज़ा इकराम है वो ये कहते हैं कि अगर एक जगह पे आपका खाना है और एक जगह पे जो है, सॉरी मैं दोबारा करती हूँ, एक सेकेंड होल्ड करिए। अभी आपको क्लियर है आवाज मेरी? जी थैंक यू सो मच। कि अगर वो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या उनको हम अगर उनको हम छोड़ भी सकते हैं तो हमें उनको इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस किन चीजों से होना है हमें वो भी देखने की जरूरत है। इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस इस वजह से होना है कि हाँ नॉलेज पे, जैसे ईमान भी कह रही है कि अगर नॉलेज पे किसी से इम्प्रेस होना है तो भी ये देखना है कि हर इंसान के अंदर जो है ना वो एरर के चांसेस होते हैं। नो वन इज आइडियल। अगर इंसानों में कोई आइडियल है तो वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके अलावा जब भी कोई चीज आती है वो सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे इस तरह से इम्प्रेस नहीं होना कि उसके बाद वाली कोई चीज हम उसको रिलेट ना कर सकें। ठीक है जी। फिर उसके बाद है 11th पॉइंट मेरा कि हमें एंगर और एग्रेशन को मैनेज करने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। अगर डेली बेसिस पे भी हमारे पास ऐसे जर्नल होना चाहिए जिसमें अगर ऐसी कोई चीजें हैं जिसपे हम अग्रेसिव हो रहे हैं या एंग्री हो रहे हैं तो हमें उसको लिस्ट डाउन करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि इसके रीजंस क्या हैं और फिर उस पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। 12th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एक सेकेंड बस शोर नहीं करना, ओके हमारे पास बैठेंगे। जो 12th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिलेशनशिप्स। और जैसे पीछे भी मैंने 2 क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं, ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लें। जो भी कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं एट अ टाइम। और यही लाइफ की खूबसूरती है और यही इंसान की खूबसूरती है। जी बेटा कर, थैंक यू। तो उस पे हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या ये रिलेशनशिप हमारे लिए बर्डन है या ये रिलेशनशिप प्लेयर के लिए है। और प्लेयर नॉट मीन्स के जो आपको किसी नेगेटिव पाथ पे लेके जाए। प्लेयर मीन्स कि आप सेटिस्फाइड हैं, आपको कल भी सुकून मिल रहा है। तो उस रिलेशनशिप को देखें कि जिसपे आपके पास आता है ये मेरे लिए बर्डन बन रहा है। तो एट दैट टाइम वी नीड नॉट टू डू लाइक दैट कि जी हम कह दें कि आप हमारे लिए बर्डन है। वहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि वाई वी आर फीलिंग दिस वे, हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस के एरर्स आ रहे हैं कि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ और जो दूसरा है वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और हमने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया। और अगर कभी कम्युनिकेट किया है तो कभी उसका फॉलो अप नहीं लिया। और अगर फॉलो अप भी कर लिया है तभी कोई एक ऐसा इमोशन है जो मेरे लिए या उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वहां पे हमें देखने की जरूरत है। उसको हम प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, उसको टाइमली जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो अगले ऊपर वाले मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं इनमें से बहुत सारी चीजें फिर वहां पे हेल्प आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ही प्रॉब्लम में भी क्रिएट कर रहे हो कि आपका बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है इस चीज के ऊपर कि आपको किसी की एक वीकनेस जो है वो ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप शायद देख ही नहीं रहे हैं कि उसके अंदर कोई और स्ट्रेंथ्स भी हैं, आपने शायद उस पर कभी फोकस किया ही नहीं है। तो शायद फोकस करने से वो चीजें इंप्रूव हो जाए। सो दीज आर माई ट्रिप्स जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपके सामने रखी हैं 12 पॉइंट्स की सूरत में, जिनको हम जिसके ऊपर वर्किंग करते हुए खुद को इमोशनली मेच्योर कर सकते हैं। एंड नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम पॉजिटिवली चीजों को लेके चलते रहें तो हम बहुत इमोशनली मेच्योर हो जाते हैं। आप देखते भी होंगे कि टीनेज से 20s में जाते हुए हमारे अंदर काफी इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है और 20 से 30s में जाते काफी ज्यादा आ जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सीख जाते हैं चीजों को।
लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ये होता है कि एट द एंड भी बहुत सारी चीजें हम लेके चल रहे होते हैं जो कि हम रिपीट कर रहे होते हैं और वो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। शायद हमने उनको कभी लिखा नहीं होता या सोचा नहीं होता। तो आपकी लाइफ में जहां जहां भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं या आप उनको इस तरह से डील नहीं कर पा रहे हैं कि आप खुद को इमोशनली मेच्योर कह सके, बैलेंस में लेके नहीं आ सकते, लेके आ पा रहे, तो उसको लिखें, उसको लिखें, उस पर सोचें, उस पर किसी से बात करें और उसको कोशिश करें। अगर ये आपने टिप्स लिखे हैं तो इनमें से कोई चीज आपको शायद हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। मैंने यही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। जज़ाकिल्लाह नेहा, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिख दिए हैं, थैंक यू सो मच। जी, मैं आपकी तरफ से वेट कर रही हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें प्लीज, और फीडबैक भी दीजिएगा कि कोई भी मेरी तरफ से अगर आपको अच्छा पॉइंट लगा है और उसने आपको हेल्प आउट किया है तो वो भी जरूर बताइएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ से अगर आप कोई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सुमेरा, जज़ाकिल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन? ये जो तैयबा का क्वेश्चन है, माफी वाला, ये जो फॉरगिवनेस है ना, इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो मैं आपको शॉर्टली इस तरह से आंसर करना चाहूंगी कि हमें माफ जरूर कर देना चाहिए, लेकिन अगर हम ये देख रहे हो कि किसी की पर्सनैलिटी का रिपीटेड पैटर्न है, कि बार बार एक मिस्टेक करना और बार बार उस पर माफी मांगना, मतलब मैं इस तरह से नहीं कहूंगी कि आप उसको बिल्कुल कि तीसरी चौथी दफा कह दीजिए बस मेरी तरफ से फुल स्टॉप है, लेकिन आपको इस तरह से देखना है कि आप उस मिस्टेक का दोबारा से शिकार ना हो, आप उस चीज से दोबारा हर्ट ना हो। और उसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि फॉर दैट स्पेसिफिक मिस्टेक आप अपना पैटर्न चेंज कर ले या उनसे बात करके उनका पैटर्न चेंज करने के लिए कहें। और फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मिस्टेक है जिसपे आप माफ तो कर रहे हैं लेकिन शायद दोबारा उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू टेक टाइम। देखिए, रिकवरी और हीलिंग में एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। हमें कभी भी किसी चीज के लिए रश नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। और अक्सर हमसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि हमने माफ कर दिया, फौरन से हम वैसे ही हो जाए जैसे हम पहले थे। तो बीइंग ह्यूमन वी कांट डू दैट। हमारे अंदर ऐसे पोटेंशियल्स नहीं रखे गए हैं। हमारे अंदर ऐसे पोटेंशियल जरूर रखे गए हैं कि हम माफ कर सकें, ये हमारा बहुत बड़ा काम होता है। हम माफ कर दें, उसके बाद हम टाइम लें, हम खुद को रिकवर करें, देन वी कैन मे बी इन बेटर वे हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। लेकिन अगेन, इमोशनल मेच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस की डिमांड ये है कि हम उस तरह से रिपीट मत करें चीजों को कि जिसके साथ अगेन हम उसी मिस्टेक का जो है वो शिकार हो सके। अच्छा जी, आगे एक क्वेश्चन था तेबा के बाद अली का। थैंक यू सो मच अली। हस्बैंड वाइफ के कुछ सिचुएशन ऐसी होती है आप कंट्रोल नहीं कर सकते या रोना स्टार्ट कर देना, इसको कैसे हम कम किया जा सकता है? आपको देखना पड़ेगा कि हम क्यों रोते हैं। मेरा जब ये अपनी मैरिटल लाइफ के स्टार्टिंग के 1.5 years थे ऑलमोस्ट, तो मैं भी बहुत ऐसे रो पड़ती थी, बार बार रो पड़ती थी। तो लाइक वो एक टाइम था जिसमें मुझे खुद नहीं समझ आती थी और मैं खुद एड्रेस नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने उसको एड्रेस किया तो मुझे ये क्लियर हुआ, और बहुत सारे कपल्स में भी मुझे ये चीजें नजर भी आई कि उसकी रीजन ये होती है कि हम दो मुख्तलिफ फैमिली से आए होते हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन चल रही होती है। हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता। हम जो कहना चाह रहे होते हैं हमारा स्पाउस वो सुन नहीं पा रहा होता, या वो जो कहना चाह रहा होता है हम नहीं सुन पा रहे होते हैं, और उसका एक अनबैलेंस इम्बैलेंस जो है वो इमोशन निकलता है क्राइम की फॉर्म में। और वो ये होता है कि यस आई एम क्विटिंग, क्विटिंग नॉट इन दैट सेंस कि मैं क्विट कर रही हूँ किसी चीज से, लेकिन इस तरह से कि बस अब ये इमोशन मुझसे मैनेज नहीं हो सकती है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा वर्किंग करें तो आप देखें कि कहाँ पे आप नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं आपने कभी अपॉलॉजी नहीं की हो, कभी ऐसा तो नहीं कि आपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस ना किया हो, नहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया हो। अगर उन पर वर्किंग करेंगे तो आपको समझ लगेगी कि शायद ये वाली एक चीज है जिसके ऊपर मैं वर्किंग करूंगी तो मैं प्रॉपरली बात कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ क्राइंग, तो यू कैन मैनेज इंशाल्लाह। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। अगर हम कुछ अरसे के बाद किसी रिलेशनशिप से या किसी शख्स से उकता जाए तो इसका क्या मतलब होता है? उकता जाए जी, मतलब कि कुछ देर के बाद वो ऐसे बर्डन टाइप फील होना शुरू हो जाए और आपको मतलब
वो रिलेशनशिप आपके लिए मुश्किल हो जाए फिर। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं आपसे 12th वाला पॉइंट डिस्कस कर रही थी कि इमोशनल मैच्योरिटी के लिए हमें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हैं ही ह्यूमन, और ह्यूमन के लिए रिलेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है कि हम रिलेशनशिप्स को बर्डन तो नहीं समझते, या किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को, फिर हमें रीजंस में जाने की जरूरत है। हम उकताते हैं, नो डाउट हमें बर्डन फील होता है, हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारी जो पर्सनल जोन है ना, उसके अंदर शायद बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गई है। और उसकी वजह ये होती है कि हम सिंगल हैंडेड चीजों को लेके चल रहे होते हैं। यानी रिलेशनशिप में दोनों तरफ से चीजें इन आउट नहीं हो रही हैं, इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि हम बर्डन फील करते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा इनपुट दे रहे होते हैं, या हम बहुत ज्यादा आउटपुट दे रहे होते हैं, और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं विदाउट कम्युनिकेशन। या हम बहुत ज्यादा कुछ करने के बाद बहुत एक्सपेक्टेशंस को अपने अंदर इतना दफना चुके होते हैं कि हमें वो बर्डन फील होता है। देयर माइट बी सम रीजंस। तो उकताहट की कोई ना कोई रीजन होगी। अगर आप रीजन आइडेंटिफाई कर लें तो उसको फिर एड्रेस किया जा सकता है कि इसको हम उकताहट काम कर सकें। बाकी रिलेशनशिप नेचुरली अल्लाह ताला ने जैसे बनाए हुए हैं ना, उसमें बर्डन्स नहीं होते हैं। बर्डन हम अपनी फेकनेस और पोटेंशियस बिहेवियर्स की वजह से भी बना देते हैं। तो वी नीड टू डू दैट, लाइक हम उसको एड्रेस कर सकें और फिर उसको देखें कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। आई होप इमाम मैंने आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एड्रेस कर लिया होगा। अभी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अटैचमेंट से कैसे बच सकते हैं? अटैचमेंट से तो नहीं बचने की जरूरत ही नहीं है। अटैचमेंट तो एक अच्छी चीज होती है। अगर आप कहना चाहिए चाह रहे हैं कि हम इम्प्रेस होने से कैसे बच सकते हैं, तो उसका आंसर ये है कि हम खुद को कॉन्फिडेंट करें। और खुद को कॉन्फिडेंट करने के लिए जरूरी है कि हम कंपटीशन और कंपैरिजन की जो रेस है ना, उसमें से खुद को निकालने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना 1 घंटा इल्म को दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। तो आप सब अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। फी अमान अल्लाह।